Good morning students, class 10th, subject political science, chapter number 8, challenges to democracy, and today's topic is redefining democracy. Students, कल आपने पढ़ा था about reforms in democracy and politics. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है redefining democracy कि और कौन सी definitions आप दे सकते हो about democracy. So, student, as you know, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Or other famous definition given by the Abraham Lincoln, President of America, that is, democracy is the government by the people, to the people, for the people. So, there are many definitions of democracy. So, what is redefining democracy? We look at many cases and expand the definition slightly to add some more qualification. It is called redefining democracy. जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं जहाँ आप रहते हो, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखते हो रहते हो और देखते हो आसपास का अपना माहौल कैसा होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, और खुद कुछ और क्वालिफिकेशन या डेफिनेशन या मीनिंग ऐड करते हो जमहूरियत के लिए, तो उसी को रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी कहते हैं. तो हम कुछ इसके लिए कुछ डेफिनेशन या और मीनिंग बता सकते हैं. जैसे अभी तक जैसे आपने पढ़ा, नंबर 1, द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. यानी कि जो डेमोक्रेसी में जो रिच एंड पावरफुल लोगों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए. टाइम टू टाइम जो जितने भी सारे सिटीज़न ऑफ द कंट्री है और द सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको जो मेजर डिसीजन लेने का हक मिलना चाहिए. एक ही के पास पावर, जो कुछ पावरफुल या रिच लोगों के पास ही पावर नहीं रहना चाहिए इन डेमोक्रेसी. तो ये एक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी. अनदर इज इलेक्शन मस्ट ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. की इलेक्शन फेयर होने चाहिए, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू चेंज द रूलर्स. यानी कि माल प्रैक्टिसेस ख़त्म होने चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन इन पॉलिटिक्स, वो भी डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स में. नंबर 3 हम दे सकते हैं मीनिंग, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू द पीपल ऑन ए इक्वल बेसिस. यानी कि जितने भी चॉइसेस है, अपॉर्चुनिटी है डेमोक्रेसी में, वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और हर सिटीज़न जो है कंट्री की, उनको मिलनी चाहिए इक्वल बेसिस. अनदर मीनिंग हम देख सकते हैं, टू द डेमोक्रेसी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस मस्ट लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. कि जो भी गवर्नमेंट बननी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बननी चाहिए और सिटीजन्स के राइट्स को वो बनाए रखने चाहिए. तो ये कुछ डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हो टू द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है इस बुक में, पॉलिटिकल साइंस, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है आपकी ये बुक, पॉलिटिकल साइंस में कि पावर शेयरिंग क्या होता है, यानी कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग सबको मिलनी चाहिए. सिर्फ डेमोक्रेसी, सिर्फ ये भी आप ऐड कर सकते हो डेफिनेशन को कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी का रूल नहीं है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को साथ लेकर चलना पड़ता है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को साथ लेकर चलना पड़ता है. यानी कि जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है, जिसको मेजॉरिटी मिली होती है इलेक्शन, वही सिर्फ डिसीजन नहीं ले सकती, उनको अपोजिशन वाले जो माइनॉरिटी में होते, जो हार गए होते हैं इलेक्शन, उनको साथ लेकर चलना है. यानी कि अपने सारे काम हैं, डिसीजन उनको पहले उनको बताना पड़ता है पार्लियामेंट, तब वो उस पर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं. और डेमोक्रेसी में वो ये भी ऐड कर सकते कि ख़त्म होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन. फिर आपने इसके आउटकम्स पढ़े कि हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, ये भी आपने इसमें आप ऐड कर सकते हो ये डेफिनेशन भी. तो ए गुड डेमोक्रेसी इज़ व्हाट वी थिंक इट इज़ एंड व्हाट वी विश टू मेक इट. यानी कि हम पर है कि हम डेमोक्रेसी कैसे बना सकते हो और फिर इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते. ये हम जो सिटीजन्स होते हैं डेमोक्रेसी में,
वो ये खुद देख सकते हैं, खुद वो काम कर सकते हैं इस पे, और खुद वो इसकी फिर डेफिनेशन मीनिंग बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और स्टूडेंट जाते जाते हम पढ़ेंगे कि इस टाइम चैलेंज क्या है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के सामने। ये तो हमने ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में तो पढ़ा ही था। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने अभी है जैसे सोशल इनइक्वालिटी है, कुछ लोग काफ़ी रिच है तो बाकी बहुत गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन भी रह रहे हैं। रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है विद वोमेन, विद जो भी कास्टिज़म है वो। पॉलिटिक्स में काफ़ी क्रिमिनल है, माल प्रैक्टिसेस होती है। काफ़ी रिच और पावरफुल लोगों का काफ़ी दबदबा रहता है पॉलिटिक्स में, और या कभी कभी गवर्नमेंट डिसीजंस में भी। तो ये काफ़ी बहुत सारी चैलेंजेस अभी भी हमारी जो डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के सामने है, जिनको ख़त्म करना ज़रूरी है टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए साथ साथ सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि इन चैलेंजेस को हम या डिफ़िकल्टीज़ को हम ओवरकम करें, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग और डीप बने। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो साथ में आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ये भी कंप्लीट हो रहा है। और कल आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे अबाउट 370 जो एक्ट अबॉलिश हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था JNK को, उसके बारे में, और रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में कि JNK स्टेट से UT कैसे तब्दील हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम लाइट डालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एंड हो रहा है चैप्टर। थैंक यू।